नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित जायसवाल पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले एक राजकीय महाविद्यालय में अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ। क्योंकि शासन के राजकीय महाविद्यालय ज़्यादातर ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, ताकि ग्रामीण परिवेश के या कस्बाई परिवेश के छात्र, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए कठिनाई ना हो, उन्हें उच्च शिक्षा सुलभ हो। तो मेरा महाविद्यालय भी एक ऐसे ही पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, और एक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में महाविद्यालय होने के कारण उस महाविद्यालय में आने वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के सामान्य रूप से हिंदी भाषी छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र पढ़ाते समय मैंने ये पाया है कि प्रायः इन छात्र छात्राओं को सामान्य रूप से हिंदी भाषा की एक प्रामाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की उपलब्धि नहीं हो पाती है। और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं भी यह जानता हूँ कि हिंदी भाषा के छात्र छात्राओं के लिए बहुत कम प्रकाशक अच्छे स्टैंडर्ड की किताबें प्रकाशित करते हैं, और जो करते भी हैं तो छोटे ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में ऐसी किताबें सुलभ ही नहीं हो पाती। तो हिंदी भाषा में अच्छी पुस्तकों के अभाव में ऐसे छात्र छात्राएं अगर ऑनलाइन शिक्षा की तरफ अपना रुख भी करते हैं तो वहाँ भी अच्छा कंटेंट उन्हें हिंदी भाषा में प्रायः नहीं मिलता है। यह देखा गया है कि जो अच्छा कंटेंट है वो प्रायः अंग्रेजी के शिक्षकों द्वारा, या यूँ कहें कि ऐसे शिक्षक जो अंग्रेजी भाषा में लेक्चर लेना पसंद करते हैं, उनके द्वारा ही डाली गई सामग्री ऑनलाइन प्राप्त होती है। तो एक बात तो है, ये भाषाई अंतराल अर्थशास्त्र विषय में हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा का जो अंतराल है, उसे कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन में भी चूँकि ज़्यादातर अच्छे कंटेंट आप देखेंगे कि जितने भी मूक्स चलाए जा रहे हैं या कई इंस्टीट्यूशंस के अपने अर्थशास्त्र के जो शिक्षण सामग्रियां हैं वो अंग्रेजी भाषा में हैं। तो हिंदी भाषी छात्र छात्राओं के लिए ये अच्छा खासा असुविधाजनक है। दूसरा एक अन्य बिंदु जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ वो ये कि जब अर्थशास्त्र का चयन करते हैं छात्र छात्राएं, तो संभवतः प्रारंभ में उनको ये भान भी नहीं होता है कि बहुत ही आधारभूत स्तर की, यानी 6वीं 7वीं 8वीं की कक्षाओं में पढ़ी जाने वाली जो गणित है उसका ठीक ठीक ज्ञान होना अर्थशास्त्र के अध्ययन में अत्यंत सहायक होता है। और विषय को समझने की जो क्षमता ऐसे विद्यार्थियों में होती है जो इस बेसिक या आधारभूत गणित का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वैसी सहूलियत दूसरे छात्र छात्राओं में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो आधारभूत गणित है, इनका कंसेप्ट अगर ठीक से आपके पास नहीं है या उसका अभ्यास नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि अर्थशास्त्र विषय में कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से आप आत्मसात फिर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपने कक्षा में बच्चों को पढ़ाता हूं और बहुत ही सामान्य से प्रश्न उनसे जब पूछता हूं, जैसे मान लीजिए मैं उनसे पूछूं कि 11 और 5 का अंतर कितना होता है, तो हो सकता है कि वो बता ले जाए कि 11 और 5 का अंतर 6 है। लेकिन अगर मैं उनसे यह पूछ लूँ कि ऋण 11 और 5 का अंतर कितना होता है, तो मैंने ये पाया है कि प्रायः बच्चे इसका उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में उन्हें बहुत कठिनाई महसूस होती है। यही नहीं,
अगर मैं बच्चों के से धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के बीच अन्य संक्रियाएं करने को कह दूं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो भी बच्चे उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार यदि प्रतिशत निकालने को कह दिया जाए तो भी अधिकतर छात्र छात्राएं, मेरी कक्षा में मैंने ये अनुभव किया है कि वो इसमें असफल होते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी जब पहली बार बच्चे क्लास में आते हैं तो एकदम शुरुआती कक्षाओं में मैं उनसे इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर ही पूछता हूँ। जैसे मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि 12वीं कक्षा में उनके प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या रहा है। अच्छा, एक मज़ेदार बात होती है कि लगभग सारे बच्चे अपनी 12वीं कक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत बता देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि प्रथम श्रेणी से नीचे तो आजकल कोई बच्चा आता ही नहीं है। मेरी कक्षाओं में भी प्रायः 65% से लेकर 85% तक 12वीं कक्षा में अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं आते हैं। और जब मैं उनसे उनकी 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत पूछता हूँ तो जाहिर सी बात बड़े आराम से बता भी देते हैं कि मैंने 65% प्राप्त किया, 75% प्राप्त किया, 83% प्राप्त किया, जो भी है उनके प्रतिशत वो बता देते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा करके पूछ लूँ, मैं उनसे पूछ लूँ कि आपका हाई स्कूल में कितना प्रतिशत था, हो सकता है उन्हें याद हो कि मेरा हाई स्कूल में 65% था, अभी कितना आया है, अभी 75% आया है। ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तुम्हारे अंकों में? 10% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत का तुमने इम्प्रूवमेंट किया है? 20 को अगर 65 माना जाए तो अब वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। या मैं उनसे इस तरह से पूछूं कि अगर पिछले टेस्ट में आपने 20 में से 8 नंबर पाए थे और इस टेस्ट में तुमने 20 में से 12 नंबर प्राप्त किए हैं, तो तुम्हारे उसी पेपर में कितने प्रतिशत का गुणात्मक सुधार हुआ है? तो मैं देखता हूँ कि बच्चे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। अर्थात अंतराल निकाल करके प्रतिशत के रूप में उसे व्यक्त कर पाना, ये बच्चों को नहीं आता है। और अर्थशास्त्र में इस तरह की बेसिक गणित का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। एक अन्य जो मैंने अक्सर देखा है कि छात्र छात्राओं को दशमलव की संख्याओं के साथ अगर गुणा भाग जोड़ घटाना दे दिया जाए तो प्रायः वो गलतियां ही कर बैठते हैं। और यही नहीं, अन्य कई तरह की गणित जो अर्थशास्त्र में प्रयोग होती है ना, उसका भी बच्चों को प्रायः समझ नहीं होती है। और इस नाते हो सकता है कि रट करके बच्चे अर्थशास्त्र में ठीक ठाक नंबर पा भी जाएं, परंतु विषय का समुचित ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है। तो रट करके नंबर प्राप्त करना एक अलग पहलू है, अर्थशास्त्र विषय को समझना ये एक दूसरा पहलू है जिस पर मैं हमेशा फोकस करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे गणित के पेपर में ठीक होते हैं उन्हें अर्थशास्त्र के जो सैद्धांतिक पेपर हैं, अर्थात जैसे माइक्रो है जिसको हम सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, या मैक्रो है जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और इसी के अन्य अंग होते हैं जो मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का या लोक वित्त के, ये सारे पेपर, तो इन सब में भी अगर देखा जाए तो अच्छे ज्ञान अर्जन के लिए ये नितांत आवश्यक है कि छात्र छात्राओं को रेखा चित्र, जिसे हम ग्राफ भी कहते हैं, उसको बनाना, बने हुए ग्राफ को देख करके उसे पढ़ पाना, उससे निष्कर्ष निकाल पाना, इसका ज्ञान होना चाहिए। प्रायः मुझे ये भी देखने में मिला है कि हमारे छात्र छात्राएं अक्षांशों को भी नहीं समझते हैं। उन्हें अगर यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बांट करके मतलब हम कोई निर्देशांक दे दें और उनसे पूछें कि फलाना निर्देशांक का जो बिंदु है वो किस चतुर्थक पर दर्शाया जाएगा, तो इस प्रकार का ज्ञान भी उन्हें नहीं होता है। और रेखाओं या वक्रों की ढाल
कैसे पता चलती है? चित्र को देखकर या ऐसे प्रायः पूछा जाए अगर बच्चों से कि ये चित्र देखकर बताइए कि इस चित्र में जो रेखा चित्र खींचा हुआ है उसकी ढाल धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। तो इस प्रकार का जो बहुत ही बेसिक सा नॉलेज अर्थशास्त्र लेने वाले बच्चों को होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। और कई बार तो बच्चे पढ़ कर के पास हो जाते हैं, उसके बाद भी नहीं रहता है। प्रायः वो सिर्फ रट करके अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। और अगर किसी कंपटीशन में उनसे या कोई दूसरा टीचर ही कभी या वाइवा में उनसे इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अगर बच्चे बहुत अपने विषय का चयन करके अगर उन्हें गणित के पेपर में कोई भी कठिनाई है तो शुरुआत के 15-20 दिन भी अगर वो इस पर मेहनत कर लें तो आधारभूत गणित का ज्ञान प्राप्त कर लें। धन ऋण संख्याओं के बीच में गणितीय संक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, फिर दशमलव वाली संख्याओं के साथ संक्रियाएं कैसे की जाती हैं, इस तरह की अगर और ग्राफ बेसिकली प्रतिशत का ग्राफ का इन सब का अगर उन्हें अच्छी प्रकार से भली भांति ज्ञान रहे जितना उन्हें होना चाहिए बेसिकली इकोनॉमिक्स लेने से पहले, तो मुझे लगता है कि आगे की पढ़ाई में और अर्थशास्त्र के ज्ञान की बात करें तो इसमें उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं आती हैं तो मैं भले ही उदाहरण दे रहा हूँ मेरे राजकीय महाविद्यालय के बच्चों का या कस्बाई क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का, लेकिन मैंने ये पाया है, मैं अक्सर कॉपियाँ चेक करने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ और अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के भी जो और संबद्ध महाविद्यालय हैं वहाँ की भी कॉपियाँ मैंने देखी हैं। मैंने पाया है कि वहाँ पर भी, वहाँ जहाँ पर शहरी बच्चे होते हैं वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि शिक्षा का स्तर इसी प्रकार से गिर रखा है। कम से कम अर्थशास्त्र के पेपर में बच्चे जिस प्रकार से चित्र बना करके बड़े ही सटीक शब्दों में उसकी व्याख्या करके प्रश्नों का उत्तर लिख देना चाहिए, ये नहीं करते हैं और बड़े विचित्र रूप से प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अगर पढ़ करके नंबर देने पड़े तो मैं तो समझता हूँ कि नंबर देना ही बड़ा मुश्किल है। हम सब लोग चाहते हैं कि बच्चे पास हों, लेकिन बच्चे शायद स्वयं नहीं चाहते हैं कि पढ़ करके उन्हें नंबर मिल जाए। तो यह एक बड़ी कचोटने वाली स्थिति भी है। तो मैं यहाँ पर दो बातों को मैंने रखा कि एक तो हिंदी भाषा के जो छात्र छात्राएं हैं उनको कंटेंट नहीं मिलता है, ना तो पुस्तकें उनको सुलभ हो पाती हैं और ना ही तो ऑनलाइन एजुकेशन में जाएं तो उन्हें कहीं विश्वविद्यालय के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उस पे बेस्ड इस तरह की अध्ययन सामग्री हिंदी भाषा में मिल पाती है। दूसरा, अगर सपोज सामग्री मिल भी रही है तो भी गणित का जो ज्ञान है जो अर्थशास्त्र में प्रयोग होता है, जो मिनिमम है, उसका ज्ञान उन्हें आवश्यक होता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में गणितीय परिप्रेक्ष्य के साथ अपने इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत ही यहाँ से करना चाहूँगा कि जो बेसिक आधारभूत गणित है जिसका कि अर्थशास्त्र में प्रयोग होता ही होता है, वो उसमें उसका एक तरह से आपको मैं कहना चाहिए कि अपेंडिक्स टाइप से कुछ लेक्चर्स आपको मैं पहले वो डिलीवर करूँगा ताकि आप उसमें सक्षम हो जाएं। फिर हम लोग आगे अर्थशास्त्र के हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार रेगुलर क्लासेस लेते रहें। तो सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे संक्रियाएं, गणितीय संक्रिया, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो भी जो दशमलव वाली संख्याओं के साथ या धन ऋण के धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का आपस में इस प्रकार की संक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, पहले हम इसे देखेंगे। उसके बाद की क्लास में हम लोग प्रतिशत के भी सवाल बेसिक जो अर्थशास्त्र में जिस तरह से प्रयोग होते हैं
उनको लेंगे। तो इन दोनों पर एक एक लेक्चर मैं अगला अपना प्रस्तुत करूँगा, और इसके बाद अगला लेक्चर मेरा जो तीसरा लेक्चर इसके बाद होगा वो होगा ग्राफ के ऊपर, रेखा चित्र के ऊपर। ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और ग्राफ को किस प्रकार से देख करके उसमें से जो मिनिमम जानकारी हमें देख करके समझ में आ जानी चाहिए, उसका ढाल कैसे हुआ या किस बिंदु पर उस पे अक्षांशों के क्या क्या मान होते हैं, इस तरह की चीज़ें, यानी निर्देशांक क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हम लोग एक रिकैप के रूप में यहाँ पर पहले लेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुसार रेगुलर क्लास शुरू कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये यूज़फुल होगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, इसका भी ख्याल रखूँगा, और आगे अर्थशास्त्र को मज़े के साथ पढ़ सकें आप, कम से कम इसकी एक शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा। धन्यवाद।